सालों को सत्ता पक्ष बेमिसाल बता रहा है और विपक्ष इस कार्यकाल को बदहाल की परिभाषा करार दे रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 सालों के कार्यकाल में ऐतिहासिक और बड़े फैसले लिए गए हैं। आतंकवाद पर पहल बड़ा प्रहार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया गया। इससे पहले 5 अगस्त 2019 को लिए गए ऐतिहासिक फैसले से भी सरकार ने अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया था। विपक्ष भले ही मोदी सरकार के कार्यकाल पर आंखें तरेर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि 11 सालों का कार्यकाल वाकई में बेमिसाल रहा है। तो आज का दिन वर्तमान सरकार के लिए बेहद खास दिन है, केंद्र सरकार के लिए, क्योंकि आज 11 साल पूरे हो गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री के पद पर काम कर रहे हैं। और 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद वो प्रधानमंत्री बने थे और उसके बाद कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। इसी को लेकर फिलहाल हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब भारत में सरकार के फैसलों की बातें आती हैं तो सबसे सर्वोपरि, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर भी आता है और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कई सारे फैसले वर्तमान सरकार ने लिए हैं। विनोद जी, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, चाहे वो राजनीतिक सुर्खियां हो या बाकी अन्य चीजें हों, लेकिन जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर मैं विशेषकर देखूं तो पिछले 11 साल में कौन से ऐसे बड़े फैसले हैं जिनको लोगों के सामने रखा जाना चाहिए, उन पर डिस्कस किया जाना चाहिए? बहुत सारे ऐसे फैसले हैं। अगर समूचे भारत की बात करें तो बहुत ऐसे फैसले सरकार ने लिए हैं जो काबिले तारीफ हैं और ऐतिहासिक फैसले हैं। लेकिन हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में। जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया है शीतल, वो 5 अगस्त 2019 को। किसी भी सरकार ने ये कल्पना नहीं की थी कि 370 में संशोधन होगा और 35 से हटा दिया जाएगा। जो विशेष कॉन्स्टिट्यूशन मिला गया था, विशेष झंडा जम्मू कश्मीर को मिलेगा, वो झंडा समाप्त हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन समाप्त। ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। यही सबसे बड़ा फैसला है। दूसरा जी शीतल जी, बोलिए बात पूरी। दूसरा बड़ा फैसला ये कि किसी ने नहीं सोचा था कि जो अलगाववादियों का प्रभाव, जो आतंकवादी यासीन मलिक को बिट्टा कराते हो या फिर अलगाववादियों के बच्चों को जो नौकरी दी गई, सलाहुद्दीन के बच्चों को नौकरी दी गई हो, गिलानी के बच्चों को, पोतों को नौकरी दी हो, उन सबको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। किसी ने ये नहीं सोचा था कि ओवरग्राउंड वर्कर जो सरकार की तनख्वाह लेते हैं, वेतन सरकार से लेते हैं और काम आतंकवादियों का करते हैं, उनके और भी गाज गिरेगी। किसी ने ये नहीं कल्पना की थी कि आतंकवादियों का समर्थन करने वालों के घर भी हटाए जा सकते हैं, तोड़े जा सकते हैं, उनको डिमोलिश किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में ये मोटे मोटे फैसले हैं। बिल्कुल। अगर हम डेवलपमेंट भी फरिश्ता है, सोनमर्ग टनल है, अंजी ब्रिज जो कल परसों ही हुआ है, 2 एम्स दिए हैं, 2 एम्स, एक कश्मीर में एक जम्मू में, IIM IIT 7 मेडिकल कॉलेज दिए हैं, 51 डिग्री कॉलेजेस खोले गए हैं। तो बहुत सारा आतंक पर भी लगातार प्रहार जो किया है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में ये 11 साल बड़े इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। हाल ही में एक बड़े पुल, रेलवे का सबसे बड़ा पुल जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, कश्मीर तक रेलवे को पहुंचाया, रेल लिंक से जोड़ा। इसके पीछे विनोद जी, आपने कहा कि 2019 में सबसे बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर के संदर्भ में लिया गया था। क्या वही एक बड़ा फैसला है जिसके बाद एक नया जम्मू कश्मीर जो है वो तैयार हो रहा है, एक नए जम्मू कश्मीर का निर्माण हो रहा है, क्योंकि विकास गति भी तेजी से बढ़ रही है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लेकिन इस विकास की अगर रेल की बात करें कश्मीर से कन्याकुमारी, तो ये 1994 में PV नरसिम्हा राव जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी कैबिनेट में ये फैसला लिया गया था कि रेल लिंक वहाँ तक ले जानी है। और आपको पता है 1972 में जम्मू में पहले रेल आई थी, 1972 में पहली रेल जम्मू पठानकोट से यहाँ पर आई थी। और आप बता दीजिए कि 2025 में आप देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी का रेल लिंक जुड़ा है। तो आप सोच सकते हैं इसके पीछे, यानी 5 अगस्त 2019 को जो हुआ था, उससे पहले जो हुआ था, कुछ नेता ऐसा कहते थे कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। आज मुझे अक्सर कश्मीर जाने का मौका मिलता है तो लाल चौक में तिरंगे ही तिरंगे होते हैं, ऐसा कोई घर में जिसपे तिरंगा नहीं होता। तो मतलब बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है, चाहे वो न सिर्फ विकास के परिदृष्टि से, बल्कि आतंकवाद का खात्मा, अलगाववाद का खात्मा, और जैसे आपने कहा कि एक मानसिक जो बदलाव है वो भी बड़े स्तर पर देखने को मिला है। तो डेफिनेटली मानसिक बदलाव हुआ है। और
हमें मौका मिला था कुछ रोज पहले कश्मीर में जाने का, तो वाकई कश्मीर के लोग कहते हैं कि आतंकवाद की वजह से कश्मीरी आम आवाम को बहुत नुकसान हुआ है। और जिस तरीके से 22 फरवरी को पहलगाम में हुआ था, 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ था, उससे भी कहते हैं कि हमारा कारोबार पूरी तरह से ठप हो चुका है। हाँ। और इसको रिवाइव होने में इट विल टेक टाइम। और कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है, आतंकवाद से कोई हमदर्दी नहीं है, हमें हमदर्दी है इंसानियत से हमदर्दी और अपने कारोबार को देखना जिससे हमारे बच्चों का पेट पल रहा है। तो कहीं ना कहीं सोच में भी शीतल बदलाव आया है। लेकिन विपक्ष को ये चीजें हजम नहीं हो रही हैं विनोद जी। पॉलिटिकली इस बात पर भी ये कहा जा रहा है कि भाई 10 साल बेमिसाल नहीं बल्कि ये तो बदहाल है। लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जो आंकड़े हैं वो आपने भी बताए, मेरे पास भी हैं, चाहे वो 370 पर फैसला हो, आतंक पर प्रहार हो, सोनमर्ग टनल हो, जेड मोड़ टनल हो, अंजी ब्रिज हो, चेन्नई टनल हो, 2 एम्स हो, IIT जम्मू हो, IIM जम्मू हो, 51 डिग्री कॉलेज हो, 7 मेडिकल कॉलेज हो, कश्मीर तक रेल पहुंचाना हो। ये तो आंकड़े हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। आपने कहा कि विपक्ष, जब विपक्ष का नाम जुड़ जाता है तो क्या आपको लगता है कि हमारी राजनीतिक लोकतंत्र हमारा ऐसा है कि वो सरकार के कामों की तारीफ करेंगे? आपने रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर को बड़ा म्यूटली देखा। आपने बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरीके से ऑल पार्टी मीट होती है, ऑल पार्टी मीट के बाहर कितना सौहार्दपूर्ण माहौल होता है कि सब एकजुट मिलकर के ये कहते हैं कि हम सरकार के प्रत्येक फैसले को इंडोर्स करेंगे और साथ में रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर करेंगे। बाद में क्या होता है, एक एक करके वो ताश की पत्तों की तरह बिखर जाते हैं और हर एक व्यक्ति, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि ये छोटा सा ऑपरेशन था, छुटपुट ऑपरेशन था। बिल्कुल। और राफेल, अजय राय, राफेल के आगे नींबू बादाम क्या कितनी, मतलब आप सेना के पराक्रम को भी इंडोर्स नहीं करते हैं। बिल्कुल। और ये कहते हैं कि जो 1971 में हुआ वो इंदिरा गांधी ने किया। इस तरह की स्टेटमेंट मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी। जब विपक्ष नाम जुड़ जाता है तो स्वाभाविक सी बात है वो सत्ता पक्ष की प्रत्येक बात का विरोध करेंगे। बिल्कुल। विनोद जी, जम्मू कश्मीर में पत्रकारिता में आप बहुत कई सालों से कवर कर रहे हैं, हर ग्राउंड पर आपकी नज़र बनी रहती है, चुनाव से लेकर विकास तक, विकास से लेकर बाकी अन्य चीज़ों तक तो आपकी पकड़ पूरी है। अभी भी ऐसे क्या ऐतिहासिक फैसले या ऐसे कौन से फैसले हैं जो लेने चाहिए जम्मू कश्मीर के वर्तमान में, खास तौर पर अभी की सिचुएशंस, अभी के हालातों को देखकर, तो क्या ऐसे फैसले होने चाहिए सरकार की तरफ से? देखिए, अगर जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, आम जनता के रग की बात करूं, उनकी नब्ज की बात करूं, तो पहले वो चाहते हैं कि स्टेटहुड का दर्जा मिले, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिले ताकि वो अपने हिसाब से काम कर सके, चुनी हुई गवर्नमेंट हो। लेकिन अभी ऐसा माकूल माहौल नहीं है। ये बार बार केंद्र सरकार कहती है, ये जब माकूल माहौल होगा, माकूल माहौल होने पर ही राज्य का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा, हमारी पार्लियामेंट में ये पास किया गया, रेजोल्यूशन पास किया गया PV नरसिम्हा राव की अगुवाई वाली सरकार के कार्यकाल में कि POK इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। ये बड़ा फैसला है कि कब POK हमारा हिस्सा बनेगा, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे वहाँ से प्लाइन कर करके POJ के रिफ्यूजी यहाँ पर आए हुए हैं, जिनका आज भी दुख दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जिनको आज भी वहाँ की मेरी चिंता रहती है कि हम कब वापस जाएंगे, कब हमारी वो ज़मीन मिलेगी। तो अब मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक फैसला ये रह गया है कि उस रेजोल्यूशन जो PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में पारित किया गया था, उस रेजोल्यूशन के मुताबिक POK को अपना हिस्सा बनाना जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए, हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी जुड़े। फिलहाल जम्मू कश्मीर को लेकर बड़े फैसले लिए गए, उसमें से एक सबसे बड़ा फैसला था धारा 370 को हटाना। धारा 370 हटा तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर मुख्य धारा में आ गया। मुख्य धारा में आने के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बदली, विकास हुआ, सड़कें बनी, ट्रेन जो है वो भी कश्मीर तक पहुंची। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बदलाव हैं, ऐसे फैसले हैं जो सरकार की तरफ से लेना बाकी है। आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद अब BSF विलेज डिफेंस गार्ड्स को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे इलाकों में BSF के जवानों द्वारा VDG सदस्यों के साथ साथ इन इलाकों में तैनात पुलिसकर्मियों को भी इस ट्रेनिंग सत्र में शामिल किया गया है। सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा में VDG हमेशा से ही अहम भूमिका निभाते आए हैं और सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकने और संदिग्धों पर नजर रखने में इनकी सेवाएं ली जाती हैं। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से VDG एक बहुत बड़ी अहम कड़ी है और उस कड़ी को मजबूत करने के लिए फिलहाल सरकार काम कर रही है, खास तौर पर IB से सटे इलाकों में।
यानी इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे इलाकों में ये प्रयास जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी अभी हुआ है। पाकिस्तान को धूल चटाने का काम भारतीय सेना ने किया है और इसी को लेकर फिलहाल बीएसएफ जो है वो विलेज डिफेंस कमेटी या विलेज डिफेंस गार्ड्स जो हैं उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रही है। शिल्पा शर्मा हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। शिल्पा, अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत चाहता है कि हमारे बॉर्डर के इलाके भी सशक्त हों और इसको लेकर जो वीडीजीज हैं, जो ग्रुप्स बनाए गए हैं, वो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। उनको कैसे तैयार किया जा रहा है, कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है? देखिए, इस समय जम्मू की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते इलाके में जो है वो बीएसएफ के द्वारा विलेज डिफेंस गार्ड को ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें हथियार चलाना जो है वो सिखाया जा रहा है कि इस हथियार की बात करें, देखिए कई अलग अलग फीचर्स जो है वेपन में लाए जाते हैं और इन फीचर्स को यानी कि इन हथियार को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है वो इन्हें बताया जा रहा है। देखिए, विलेज डिफेंस गार्ड की बात करें तो करीबन 1 हफ्ता इन्हें ये ट्रेनिंग दी जाती है और पूरी तरीके से इन्हें तैयार किया जाता है। और साथ ही साथ देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद जो है वो बीएसएफ अलर्ट पर है और पूरी तरीके से समय जो है वो विलेज डिफेंस गार्ड को ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि अगर पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा जो है वो घुसपैठ की जाती है या फिर किसी प्रकार की कोई भी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो पूरी तरीके से विलेज डिफेंस गार्ड जो है वो तैयार रहे। और अगर गांव के लोगों की बात करें, क्योंकि एक तरफ आप देखेंगे सीमा पर जो है वो जवानों के कंधों पर जो है वो यानी कि जिस प्रकार से जिम्मेदारी होती है और वहीं पर जो बॉर्डर से लगते इलाके हैं यानी कि जो गांव है वहां पर गांव के जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी विलेज डिफेंस गार्ड के कंधों पर होती है। तो पूरी तरीके से इन्हें जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है। नए हथियारों को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से जो है वो यानी कि लोड करना है और आगे जो है वो जिस प्रकार से यानी कि आतंकवादी अगर सामने आता है तो निपटना किस प्रकार से, वो पूरी तरीके से ट्रेनिंग जो है वो समय दी जा रही है। और देखिए, विलेज डिफेंस गार्ड की बात करें तो उनसे भी बातचीत की तो उनका ये कहना है कि ये ट्रेनिंग उनके लिए काफी ज्यादा जो है वो फायदेमंद होती है और ये ट्रेनिंग जो है वो काफी ज्यादा उनके लिए यानी कि बेहतर से बेहतरीन जो है वो एक समय पर जो है कहीं न कहीं देखने को मिलती है। क्योंकि अगर कहीं पर भी कोई भी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो विलेज डिफेंस गार्ड जो कि एक ऐसी कड़ी होती है जिन्हें पूरी तरीके से जो है यानी कि तैयार किया जाता है और अगर कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उससे वो पूरी तरीके से जो है वो तैयार रहते हैं। बिल्कुल शिल्पा, अभी अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत कुछ सुधारने का मौका भी मिल रहा है। तो क्या इस समय पर इन सब चीज़ों को सुधारना हमारी एक बहुत बड़ी पहल हो सकती है आने वाले समय के लिए? देखिए, विलेज डिफेंस गार्ड को जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लगता है या जम्मू का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लगता है इलाका है वहां पर इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए, अलग अलग जगहों पर विलेज डिफेंस गार्ड को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि अगर कोई परिस्थितियां उत्पन्न होती है या फिर आतंकवादी कोई घुसपैठ करता है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो उसके लिए विलेज डिफेंस गार्ड को तैयार रखना, पूरी तरीके से उसे हथियार के साथ तैयार रखना ये बेहद ही जरूरी है। वहां की जनता के लिए जो है वो कहीं न कहीं एक जिम्मेदारी जो है विलेज डिफेंस गार्ड के कंधों पर बन जाती है। तो इस समय पूरी तरीके से जो है वो तैयारियां उन्हें जो है वो की जा रही है और 1 हफ्ते की ये ट्रेनिंग थी ताकि वो पूरी तरीके से तैयार हो और आने वाले समय में कोई परिस्थितियां उत्पन्न हो तो उससे वो लड़ सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। वीडीजीज को तैयार किया जा रहा है ताकि कोई भी परिस्थिति अगर बॉर्डर पर बनती है, घुसपैठ होती है तो उस समय वो कम से कम अपने गांव का संरक्षण कर सके। इधर अरुण गुप्ता एक बार फिर से जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रधान चुने गए हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव के देर रात नतीजे घोषित कर दिए गए, जिसमें अरुण गुप्ता ने राकेश गुप्ता को हराकर इस पद पर कब्जा जमाया है। वहीं अनिल गुप्ता चैंबर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, राजीव गुप्ता जूनियर वाइस प्रेसिडेंट, मनीष गुप्ता महासचिव, राजेश गुप्ता सचिव और राजेश गुप्ता चैंबर के ट्रेजरर चुने गए हैं। चुनाव अध्यक्ष राजीव कुमार की देखरेख और पुलिस प्रशासन के सहयोग से शांतिपूर्ण संपन्न हुए हैं और देर रात नतीजे घोषित होने पर चैंबर कार्यालय में उत्सव जैसा माहौल भी देखा गया है। श्री अरुण गुप्ता स्क्वायर 1461 वोट्स एंड राकेश गुप्ता स्क्वायर 1290 वोट्स। अच्छा, फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुप्ता अनिल गुप्ता स्क्वायर 1603 वोट एंड दीपक अग्रवाल स्क्वायर 1010 वोट्स। श्री अनिल गुप्ता was declared elected as senior vice president. For the post of union vice president, Rajiv Gupta Kaka scored 1812 votes and Goda scored 916 votes.
Shri G. Gupta Kakabaj declared elected as Union Vice President. By the post of Secretary General, Shri Manish Gupta scored 1487 votes and Shri Rahul was scored 1226 votes. And Manish Gupta was declared Secretary General of the post. By the post of Secretary, Ashu Gupta scored 1144 votes and Shri Rajesh Gupta and Riku scored 206 votes. Shri Rajesh Gupta Riku was declared elected as Secretary. For the post of Treasurer, Mani Gupta scored 739 votes and Rajiv Langar scored 602 votes and Rajesh Gupta Raju scored 1295 votes and Rajesh Gupta was declared elected as Treasurer. शुक्रिया पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया तहसीलदार ने कोशिश की थी कि भाई किसी तरह की रिगिंग ना होए और जी साढ़े काउंटर पार्ट ने उन्हें महसूस होए कि नहीं किसी तरह का कोई ऐसा नहीं हुआ कि भाई लोग जोड़े ना वो नाराज हुए ना लोग के जिताया और मैं उनका धन्यवाद करना वोटर मैं वोटर का ही धन्यवाद करना कि उन्हें जो प्यार दिता है उस प्यार की अस वापस भी लौटा के जियां अस अगे काम करते रहे हैं उन्यां गए इस बार भी काम करके और एक जम्मू की आवाज़ बनी है वहीं पुंछ के कृष्णा घाटी इलाके में बनाए जा रहे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है और इस कथा की शुरुआत पर पुंछ स्थित पुराने अमरनाथ जी के मंदिर परिसर से कृष्णा घाटी तक एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई है। इस कलश यात्रा का आयोजन स्वामी विश्वमात्मन सरस्वती जी महाराज की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु ने भाग लेते हुए कृष्णा घाटी तक प्रस्थान किया है। स्वामी जी ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने का आह्वान किया है। कृष्णा घाटी जो है पांडवों के नाम से रखी गई थी और इसीलिए अब भूमि की पुकार पर वहाँ एक श्री कृष्ण नलवेली सरकार का टेम्पल बनाया जा रहा है और आज से वहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा रखी जा रही है। दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा और आज कलश यात्रा है। यहाँ बुढ़ा अमरनाथ से चली है, अब जा रहे हैं हम लोग। रोजाना 8 से 1 बजे तक वहाँ पर कथा हुआ करेगी। ये भी बस तैयारियाँ इसके बाद शुरू कर रहे हैं, यात्रा के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी यात्रा के लिए। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।